किसी पर्सन ने अगर अचानक अच्छी खासी चलती हुई चल रही जॉब छोड़ दी हो, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो, 100% उस समय या राहु या मंगल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा उसका। या तो राहु मंगल की दशा चल रही होगी, या कहीं ना कहीं जो 10th लॉर्ड या 6th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होता है हमारे करियर का, 6th लॉर्ड होता है हमारी जॉब का, उसको कहीं ना कहीं राहु या मंगल ने पकड़ा होगा, तभी ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज पर्सन इमीडिएट चलती हुई जॉब नहीं छोड़ता है। आप चेक कीजिएगा, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं आज, अगर यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हैं, तो 100% आप सबकी कुंडली में 8th हाउस से, शनि से या राहु से कहीं ना कुछ एक्टिव होगा। या तो आपकी 8th लॉर्ड की दशा चल रही है इस समय, या अंतर्दशा चल रही है, या जो ट्रांजिट जो गोचर है, गोचर का शनि और गोचर का जुपिटर आपके 8th हाउस लॉर्ड को, 8th हाउस को या राहु को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है, तभी आप यहाँ हो। अदरवाइज यहाँ पे आप नहीं होते। बहुत क्लियर कट बात है। आज से 4 दिन पहले मंगल ने अपनी राशि परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन करके वो केतु के साथ आ गया। केतु बहुत फायरी प्लैनेट है, और मंगल भी उसके साथ आके बैठ गया। दो फायरी प्लैनेट एक साथ आके बैठ गए। सुबह मॉर्निंग में हम सब हमने न्यूज खोला, देखा हमास ने 500 रॉकेट इसराइल पे दाग दिए, और इसराइल उसके ऊपर वापस ऊपर उल्टा चढ़ गया। लोग मर रहे हैं, लोग खप रहे हैं। जब तक मंगल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, या जब तक केतु वहां से नहीं हटेगा, ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो जो हम जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए इनरोल किया हुआ है, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक चीज डिटेल में बताते हैं कि भी कैसे आपकी कुंडली के अंदर वो इफेक्ट आए चाहे ना आए, पर यूनिवर्सल यूनिवर्सल इफेक्ट आता ही आता है जब ट्रांजिट होता है। और कोई बुरा ट्रांजिट होता है तो 100% उसका इफेक्ट सबके ऊपर देखने को मिलता है। अगर कोविड आया, कोविड के अंदर आपको कोविड हुआ हो चाहे ना हुआ, इम्पैक्ट सबने फील किया। घर सब पे रहे, घर के सब, घर में सब रहे। तो ये पक्का बिल्कुल जरूर होता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये सबको पता है कुंडली है, ये हाउसेस होते हैं। हम सब ने क्या पढ़ा है अभी तक, मतलब हम अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक एक करके अनम्यूट कीजिएगा। आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा है, मुझे सब के सब बताएंगे, जिसको भी नॉलेज है मैं सबको वक्त दूंगा। इसको मैं मुझे सबको मौका दूंगा। मुझे बताइए, आपके हिसाब से कुंडली में सबसे अच्छा हाउस कौन सा है, पहला, और सबसे बुरा हाउस कौन सा है? दो चीज बताएंगे, एक हाउस बताएंगे सबसे अच्छा, और एक बताएंगे जो बुरा। स्टार्ट कीजिए अभिषेक जी। सर 5th हाउस सबसे अच्छा है। 5th हाउस सबसे अच्छा है, ओके। बिल्कुल। और और 12th हाउस कह सकते हो सर आप, सबसे बुरा है। ओके, 5th और 12th, पांचवा घर सबसे अच्छा है और 12वां घर सबसे बुरा है। ठीक है जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। राकेश जी आप बताइए। जो मैंने समझा है उसमें फर्स्ट हाउस सबसे अच्छा है, जी। और 8th हाउस सबसे खराब है। 8th हाउस सबसे खराब है, यानी कि अभी तक हमारे पास एक एक वोट है। 5 को भी एक है और फर्स्ट को भी एक है। 8 और 12th हो गया, ठीक है जी। जितेंद्र जी आप बताइए। राकेश जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिएगा। सर इसका बहुत नॉलेज नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा सा। है। हेलो। हाँ जी, नॉलेज नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश, जितेंद्र जी। सर मैं कुछ बता सकता हूँ? 1 मिनट जी, आपका नंबर भी आ जाएगा, सीरियल वाइज चल रहा हूँ। ओके। हेलो। जी बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। हेलो। जी अब आ आ रही रही है है। आवाज? जी। ओके। मुझे इसका मतलब नॉलेज नहीं है। अच्छा, इतना नहीं है। सोनिया जी आपको नॉलेज है कुछ हाउसेस के बारे में तो बताएंगे? नो सर। नहीं है। सुरेश जी थैंक आपको? यू सर। वेलकम जी। सुरेश जी आपको? सर मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है जी। राकेश जी आपका टर्न आ गया, आप बोलिए। सर कुंडली में जो मेरे हिसाब से 11th हाउस सबसे बढ़िया है, क्योंकि ठीक वो है जी। गेन देता है, उससे बढ़िया कोई घर हो नहीं सकता, उसके बिना चल भी नहीं सकते। बाकी रही खराब घर की, तो जी वैसे तो 6 8 12 को खराब मानते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई भी हाउस खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि नहीं जी, उनके हमें बगैर यहाँ भी हम पे नहीं चल सकते। हमें यहाँ पे एक हाउस को खराब और एक हाउस को अच्छा बोलना ही बोलना है, चॉइस तो नहीं सर है। 11th को अच्छा मान लीजिए और 8th हाउस को खराब मान लीजिए। ठीक है जी। थैंक यू। निर्मल जी आप बताइए।
सर मेरे हिसाब से 10th हाउस अच्छा माना जा सकता है। अच्छा जी, एंड 6 8 12 में आप आई थिंक 8वें को बोल सकते हैं। 8वीं को बोल सकते हैं। ठीक है जी। हम्म। और कोई है जो अपना सजेशन देना चाहता है? भाग्यश्री जी, आप भी बोलिए। भाग्य, हाँ, हैंड अप करने की जरूरत नहीं है, आज सबको मौका मिलेगा। ओके सर। सर मेरे जी हिसाब से 6th हाउस सबसे खराब है। रोग रिपू ऋण बोल के मैं जानती हूँ। जी। और मेरे हिसाब से 1 नंबर हाउस अच्छा है। ठीक है जी। ओके सर, और मैं डाउन कोई कर जो देती है हूँ। बोल, ठीक है जी, ठीक है। और कोई है जो बताना चाहता है, कुछ अपना इनपुट रखना चाहता है? सर मुझे लगता है 6th हाउस, सॉरी 4th हाउस अच्छा है। 4th हाउस अच्छा है, ओके। जो और मम्मा का है, पीस का है। जी, और 12th हाउस खराब है। 12th हाउस खराब है, ठीक है जी। और कोई? सर मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ सर, 10th हाउस अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो कर्मा का हाउस है। जी, और अच्छे में देखा जाए तो 10th है, और बुरे में देखा जाएगा तो 8th है। ठीक है जी। और कोई? दीपक जी कुछ बोलना चाहेंगे? दीपक आहूजा जी? सर दत्ता मुझे जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मुझे अभी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। शेखर जी कुछ बोलना चाहें? कोई कुछ? अच्छा, रितु, आप कैमरा ऑन करके बोलिए, थोड़ा सा बताइए सबको, कौन से जो आपने लिखा है कमेंट में वो बताइए क्या है, क्योंकि वो मैसेज ना ग्रुप में नहीं जा रहे, वो डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं। तो जो आपका इनपुट है, आपकी थॉट है, वो दीजिए यहाँ पे। हाँ जी। जी। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग भी है कि कोई भी हाउस गुड और बैड नहीं होता है, हर हाउस की इक्वली इम्पोर्टेंस है। जैसे कई लोगों ने बोला कि 6th हाउस बैड है, पर आईपीएस आईएएस लेवल का अगर है तो वो 6th हाउस भी बनाता है। हम्म। कंपटीशन सक्सेस भी 6th हाउस ही करवाता है। तो और 8th हाउस को जैसे कईयों ने बोला गुड और बैड, पर जितनी भी टॉप रिसर्च है, टैक्सेशन का वर्क है, वो सब 8th हाउस से बना इन पॉसिबल सबका नहीं है। 8th हाउस एक्टिव है, तभी यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो वो तो 8th हाउस मेरा तो भी बुरा हो एट्थ नहीं हाउस ही सकता। एक्टिव है। हाँ। और 12th हाउस को भी कईयों ने बोला कि बुरा है, बट मेरे हिसाब से 12th हाउस इन्वेस्टमेंट जो वो प्लस पॉइंट है लाइफ का, तो कोई भी हाउस को हम बुरा बोल ही नहीं सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए, ये 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। इसमें हम जो पढ़ते हैं, हमको जो बताया जाता है, हम जो करते हैं, हम तो उसी पे चलेंगे। उसके लिए ये बोला जाता है कि ये जो 4 घर हैं, इसको केंद्र हाउस बोला जाता है। जो सेंटर में आते हैं ये वाले घर, इनको केंद्र हाउसेस बोला जाता है। ये घर है जो पहला हाउस है, चौथा हाउस है, 7वां हाउस है, 10वां हाउस है। 1 4 7 10 को बोला जाता है केंद्र हाउसेस। ये सेंटर के घर हैं। सेंटर के घर के अंदर क्या बोला जाता है कि अगर कोई बुरा प्लानेट भी यहाँ आके बैठ जाए, अगर कोई बुरा प्लानेट भी यहाँ आके बैठ जाए या बुरी पोजीशन में आके बैठ जाए, तो भी वो इतना बुरा नहीं कर पाता जितना वो करना चाहता है। अगर कोई बुरा प्लानेट भी यहाँ आके बैठ जाए, या कोई बुरा प्लानेट बुरी पोजीशन में बैठ जाए, मान लीजिए, अगर किसी को पता हो, मान लीजिए मंगल, मंगल किस, कौन से जो राशि है जिसके अंदर नीच का होता है, कोई बताएगा? कर्क, कैंसर। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। मान लीजिए यहाँ पर ना, 4th हाउस। और मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर राशि है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं कि यहाँ पर ना 4 नंबर राशि है, और यहाँ पर ही मंगल आके बैठ गया। ठीक है जी। और यहाँ पर राहु बैठ गया। मैंने बोला यहाँ शनि बैठ गया। और किसको बिठाएं? और तो कोई इम्पैक्ट? यहाँ पे 7 नंबर के अंदर आके सन बैठ गया। देखिए, जो नेचुरल मैलिफिक है, जो नेचुरल बुरा करने वाले ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं?
शनि, राहु, मंगल, ये नेचुरल ही मैलिफिक हैं, ये दुष्ट ग्रह बोला जाता है इनको। जो सन है वो क्रूर ग्रह है, क्रूवल ग्रह है, जैसे पिता होते हैं थोड़ा सा गुस्से वाले, ये इतने ज्यादा बुरा नहीं करते हैं। मगर ये भी यहाँ पे आके ना अपना नीच के हो गए, क्योंकि 7 नंबर के अंदर जब सूर्य आते हैं वो नीच के हो जाते हैं। मार्स यहाँ पे 4 नंबर में आ गया, वो भी नीच का हो गया। अब देखिए ये चारों के चारों जो प्लैनेट्स है ना, 100% ये सेंटर के अंदर आके बैठ गए हैं, तो जितना बुरा ये करना चाहेंगे उतना बुरा ये नहीं कर सकेंगे। इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। स्कूल हम सब गए हैं, स्कूल के अंदर टीचर क्या करते थे, टीचर क्या करते हैं आज भी, जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा शरारती होता है या लोगों को परेशान करता है उसको क्या करते हैं, उसको आगे वाले बेंच के ऊपर बुला लेते हैं। बुला लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। क्यों कर लेते हैं, आगे वाले बेंच पे बुला लेते हैं कि भाई हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा नजर रखेंगे, जब हम ज्यादा नजर रखेंगे तो वो शरारत नहीं करेगा। आप भी क्या करते हैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, अगर आपके जो छोटे बच्चे थे अगर वो कोई शरारत करते थे, तो प्रॉब्लम करते थे, तो उसको क्या करते थे आप उस समय, उसको अपने पास बिठाते थे, एक कमरे में अलग रखते थे, उसके ऊपर ज्यादा नोटिस रखते थे, या बड़े भाई बहन को, किसी भाई बहन को क्या बोलते थे कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, आपके आते ही वो क्या करेगा, आपका बच्चा है वो शरारत कर रहा है वैसे किसी के घर के अंदर, आपके आते ही वो शांत होकर बैठ जाएगा। क्यों, उसको लगेगा, उसको पता है कि पापा मम्मी आ गए, मैं शरारत नहीं कर सकता। तो जो सेंटर के हाउसेस होते हैं ना, सेंटर के हाउसेस के अंदर ये लगा लीजिए एक बहुत बड़ा बदमाश है, वो कहीं जाके गांव एरिया के अंदर, काफी गांव एरिया के अंदर रहता है, वहां पे उसकी फुल बदमाशी चलती है, वो बहुत बड़ा बदमाश है वहां का। मगर वो अचानक शिफ्ट होके आ जाता है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है, मुंबई में आ जाता है जहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है, तो वहां पे वो उतना ज्यादा अपना जो खौफ है, जो अपनी गुंडई है, वो दिखा नहीं पाता। क्यों नहीं दिखा पाता, क्योंकि पहले वो जहाँ रह रहा था वहां पे 2 4 5 पुलिस वाले थे, एक ही पुलिस स्टेशन था, इजिली उसने उसे कंट्रोल किया हुआ था। अब वो एक बड़ी स्टेज पे आ गया तो उसको प्रॉब्लम है, वो चाहते हुए भी वो सब नहीं कर पा रहा जो करना चाहता है। तो ये होता है कि जब भी कोई प्लानेट, बुरे से बुरा प्लानेट भी केंद्र हाउसेस में आके बैठ जाता, तो ये लगा लीजिए वो ना बेसिकली नोटिस किया जा रहा है, उसके ऊपर फोकस है। जब नोटिस होता है, फोकस होता है, वो इतना बुरा नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए, या वो कर पाता है। जब एक बुरा प्लानेट अच्छे हाउसेस में आके बैठ जाता है, तो वो उतना बुरा नहीं कर पाता है जितना वो करता है। जब एक अच्छा प्लानेट बुरे हाउसेस में जाके बैठ जाता है, तो वो जितना ज्यादा बुरा कर, हालांकि वो अच्छा प्लानेट है, वो जितना अच्छा कर सकता था उतना अच्छा आपके साथ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन वहां पे ऐसी नहीं है। आपके पास बहुत सारे पैसे दे दिए गए, आपके अकाउंट के अंदर है ना कि मैंने 2 करोड़ रुपए जमा करा दिए, और उसका जो पिन है ना वो आपको मैंने नहीं दिया, एक्सेस नहीं दिया उसका, मगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो उस 2 करोड़ का क्या फायदा है, आप तो उसको यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि वो खराब घर में चला गया। वहीं आपके पास 200 रुपए हैं, मगर आपके पास उसका एक्सेस है, आप जब चाहे जहां चाहे उसको स्पेंड कर सकते हैं। मतलब जब एक प्लानेट, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर वो सेंटर के हाउसेस में आ जाता है तो ज्यादा बुरा नहीं कर पाता है। ये बिल्कुल मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक रूल नहीं है, पर मैंने बहुत ज्यादा केसेस के अंदर ये देखा है कि अगर कोई बुरा प्लानेट, मेरा राहु 4th हाउस में बैठा है, मेरा राहु मेरी कुंडली में 4th हाउस में बैठा है, मतलब मेरी माँ को बहुत ज्यादा बीमार रहना चाहिए, मेरी मदर को बहुत ज्यादा बीमार रहना चाहिए, करेक्ट, रहना चाहिए ना, क्योंकि वहां पे राहु बैठा है, बहुत ज्यादा बीमार रहना चाहिए। और मेरा जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होना चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्ब, हिला हुआ, क्योंकि राहु वहां पे बैठ गया और बुरा हाल कर देगा। ये दोनों चीजें मेरी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट 90% तक गलत। क्यों गलत है, क्योंकि जो राहु है ना वो सेंटर के हाउसेस में आके बैठ गया है, वो चाह के भी वो बुरा नहीं कर पा रहा है जितना वो करना चाहता है, वो बुरा कर रहा है। और मेरी मदर से उसने मुझे दूर कर दिया, क्योंकि मैं दूर बाहर काम करने लग गया, दूर कर दिया। मगर जो वो डिस्ट्रॉय कर सकता था किसी भी चीज को, हेल्थ को मेरी मदर की डिस्ट्रॉय कर सकता था। हम क्या बोलते हैं, किसी भी हाउस के अंदर अगर कोई मैलिफिक प्लानेट आके बैठ गया तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा, पर उसने नहीं किया।
देखिए किसी भी हाउस के अंदर अगर कोई मैलेफिक आके बैठ जाता है ना, तो वो सबसे पहले दो में से कोई एक चीज करता है। या तो उस हाउस की जो लिविंग इंटेंसिटी है, मतलब जो लिविंग कारक तत्व है, मान लीजिए फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस से क्या क्या देखते हैं हम? मदर देखते हैं, घर देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, इनर पीस देखते हैं, ये सब देखते हैं वहां से। अगर उसने मेरी मदर को तो ट्रबल कर दी तो बाकी चीजों के अंदर प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अगर उसने मेरे हाउस पे प्रॉब्लम कर दी, मेरे घर में घर बनने में प्रॉब्लम कर दी, तो मेरी मदर को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसने मेरे मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ, एंग्जाइटी का इश्यू आ जाए, डिप्रेशन रहे, तो ना मेरी मदर को प्रॉब्लम आएगी और ना ही मेरे घर बनने में, ना ही मेरे गाड़ी बनने में प्रॉब्लम आएगी। मगर अगर यही राहु कहीं ऐसी पोजीशन पे जाके बैठ जाए, केंद्र में ना बैठे कहीं और जाके बैठ जाए, तो हो सकता है वो मुझे बुरा इंपैक्ट दे दे। मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि जिसके भी राहु सेंटर के अंदर आता है, केंद्र घर के अंदर आता है, वो उतना बुरा नहीं कर रहा होता या नहीं कर पा रहा होता जितना वो करना चाहता है। और आजकल के सिनारियों में देखा जाए, आजकल के कलयुग के अंदर 2000 से लगा लो, 2000 से जितने भी बच्चों के चार्ट के अंदर ये मैलेफिक प्लैनेट्स किसी भी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, ये किसी ऐसे घर में बैठे हुए हैं ग्रोथ वाले, मान लीजिए आपके सेकंड हाउस के अंदर जो धन भाव है उसके अंदर अच्छे बैठे हुए हैं, तो 100% उसको फायदा देगा। बल्कि अगर वहां पे शुक्र बैठ जाए या जुपिटर बैठ जाए, आजकल के समय में आप मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा बहुत शरीफ हो, आपका बच्चा बहुत शरीफ हो, आपकी सारी बात मानता हो, जहां बोलो वहां का वहां बैठ जाता हो, कोई हरकत नहीं करता हो, आपको उसको फिक्र हो जाएगी कि आजकल के समय में इतना शरीफ हो गया बच्चा, जब ये बाहर जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो कैसे करेगा, सरवाइव कैसे करेगा बाहर। सिर्फ आपके पास ही आता है वो, हर चीज आपसे पूछता है, हर काम आपसे आपसे पूछे करता है, हर चीज में मम्मी पापा ही करता है। तो आपको उसका एक कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि भाई हम कब तक हैं इसके साथ। अगर इसको बाहर जाना पड़ेगा, कल जब आउटर वर्ल्ड में जाएगा तो कैसे सस्टेन करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के समय के हिसाब से जो मैलेफिक प्लैनेट हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कलयुग का राजा कौन है, कलयुग का राजा राहु है। और राहु की सबसे अच्छे किससे साथ, सबसे अच्छी किसके साथ बनती है? राहु की अच्छी बनती है शनिदेव के साथ, शुक्र देव के साथ, बुध के साथ भी कह सकते हैं कभी कभी बनती है। मगर एक चीज है, आप कोई भी जिसको भी हल्के से नॉलेज नोटिस कर लीजिएगा, जब भी राहु की दशा के अंदर बुध की दशा आती है या बुध की दशा में राहु की दशा आती है, तो इंसान को प्रॉब्लम आती है। दो दशाएं मैं बता रहा हूं आपको, राहु में बुध, बुध में राहु, या मंगल में राहु या राहु में मंगल, ये जब भी कुछ दशा अंतरदशा चलेगी आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी जरूर। जिस कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा जरूर देता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो क्या बोलते हैं, 9 मतलब मंगल और 4 मतलब राहु, 9-4 एंटी है, और 9-5 वो भी हेल्थ इशू बहुत ज्यादा देता है। तो जो न्यूमरोलॉजी में काम करता है वो एस्ट्रोलॉजी में भी एग्जैक्ट काम करता है। हमने उसको एक नया नाम दे दिया है, मगर एक्चुअल में उठाया वहां से वही है। 9-4, 9 मतलब मंगल, 4 मतलब राहु। जब भी मंगल में राहु की, राहु में मंगल की दशा आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। 9-5 जिसने भी न्यूमरोलॉजी करी है, 9-5 का कॉम्बिनेशन खराब बताया जाता है ना, हेल्थ इशू के लिए, हेल्थ इशू होते हैं, बंधन योग भी बोलते हैं उसको, छोटा मोटा। तो जब यहाँ पे भी दशा चलेगी तो ये प्रॉब्लम जरूर देता है। तो सेंटर के हाउसेस के अंदर अगर कोई प्लैनेट आपका बुरा भी बैठ जाए तो आप ये लगा लीजिए वो जितना बुरा कर सकता है। आप किसी पंडित के पास गए, यहाँ पर हमारे साथ निताशा रानी है, निताशा जी आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप। इनकी कुंडली में छठे भाव के अंदर नीच का शुक्र बैठा है। राइट रॉन्ग? राइट सर। इन्होंने मेरे को मेरी कुंडली दिखाई और मैंने बोला इनको शुक्र के सबसे अच्छे फल मिले आज तक, और ये हैरान हो गई। फिर ये बोल रही है कि मेरे को आज तक जिसने भी बोला उसने कुंडली खोलते ही बोला तुम्हारा शुक्र खराब है, तुम तो गए। मेरी एक फ्रेंड है सर, मैं अनमैरिड थी, 18-19 साल की थी तब वो एस्ट्रोलॉजी सीखती थी। आज की डेट में आप देखो उसको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, 45 की। आज मैं 45 की हूँ। तो उसने भी मुझे यही बात बोली थी कि शुक्र 6th हाउस में है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने सीखा तो मैंने तो फर्स्ट टाइम वहीं से सीखा, थोड़ा मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी कभी है तो ये सीखा था कि 6th हाउस में वीनस है, लेकिन ठीक है उसको हम गुड बैड या कुछ गलत ना देके कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल बोलते हैं। तो जब मैंने सीखा तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि मेरी फ्रेंड ये सही बोलती है। आपसे मुझे क्लैरिटी हुई, बट अदरवाइज मुझे आज दिन तक क्लैरिटी नहीं हुई। मैंने खुद भी जब अपना चार्ट देखा मुझे जब समझ में आया, अरे मेरा तो 6th में वीनस है, अच्छा मेरे को इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आई। मुझे प्रॉब्लम्स थी मैंने उसके ऊपर एक्चुअल में सारा फोकस लगा दिया, लेकिन जो मुझे बेनिफिट्स मिले वो मैंने नहीं उसको नोटिस नोटिस नहीं किया। और आपने वो मुझे बताया उस दिन कि आपने मेरे एक्चुअली मोबाइल नंबर से बताया था नहीं, वो तो अलग सारा बात है, कुछ। हम कुंडली की बात कर रहे हैं कि कुंडली पर के अंदर आपने है ना। मेरी कुंडली जो बताई थी वो मेरे मोबाइल नंबर से बताई वो थी, तो बात सही है, बट और मैं ये बोलना चाह रहा D1 D9 हूँ। बहुत ज्यादा मैच हुआ। वर्गोत्तम आपने शायद वर्ड यूज किया था। हाँ, क्योंकि जो इनका जो शनि है, इनका जो शुक्र है ना, वो वर्गोत्तम है। किसी ने वर्गोत्तम बताया था, मतलब इनका जो जिस राशि के अंदर शुक्र बैठा है D1 चार्ट में, जिसको लगन चार्ट बोलते हैं, उसी राशि में वो D9 में भी बैठा है, नमांशा में भी बैठा है। तो जब कोई प्लानेट वर्गोत्तम हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और ये लगा लीजिए, इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर एक प्लानेट वर्गोत्तम भी 50%, सिर्फ 20% लोगों का होता है। एक प्लानेट भी वर्गोत्तम सिर्फ 20% लोगों का होता है। 2% 10% का। और किसी के चार्ट के अंदर 2 से ज्यादा प्लानेट वर्गोत्तम हो गए तो समझ जाओ कि उसके अंदर क्या कैपेसिटी है या क्या कैलिबर लेके वो पैदा हुआ है। अगर वो अपने कैलिबर और कैपेसिटी को यूज कर ले तो ये कर्म के बिना कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 10th हाउस ही है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि वो कर्म का भाव है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 10th हाउस है। 10th से सेकंड है, 10th से सेकंड हाउस 11th है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हम होते हैं सेल्फ, मी, माई, मैं हूं। ये मुझसे सेकंड हाउस, हमेशा बोला जाता है जो हमसे दूसरा घर है वो किस चीज का होता है, गेन का, प्रॉफिट का, उसको बढ़ाने का। और इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट हाउस बोलते हैं। बोल रहे हैं आज की डेट में सब लोगों ने मैक्सिमम बोला 11th हाउस इंपॉर्टेंट है, वो गेन का है। मगर देखो क्या कलाकारी है, आपके कर्म के ऊपर आपका गेन डिपेंड करता है, ना कि आपके चार्ट के ऊपर करता है। आपके कर्म पे आपका गेन डिपेंड करता है, ना कि चार्ट पे करता है। यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, मगर अगर यहाँ पे काम नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ रिजल्ट 0 आएगा। यहां पर आपके कर्म पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा होगा या क्या देगा आपको। ठीक है जी। अब देखिए 11th हाउस, 11th हाउस जो गेन का है उससे सेकंड का है 12th हाउस। 11th हाउस से सेकंड हाउस क्या है, 12th हाउस। मतलब कि अगर अपने गेन को आप ढंग से इन्वेस्ट करोगे, ढंग से इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना पैसा, इतना फायदा होगा जो ये हाउस नहीं दे सकता आपको। ये हाउस नहीं दे सकता आपको सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से आप कुछ पैसा जोड़ लोगे, जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो देता है 12th हाउस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। किसी अगर आपको 10 करोड़ जोड़ना है तो लंबे समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रातों रात 10 करोड़ रुपए नहीं जुड़ते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, ये खर्चों का है। देखिए जी, खर्चे खर्चे कब होंगे, जब पैसा आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो खर्चे कैसे होंगे। तो ये घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस के लिए हमें बोला गया कि 8th हाउस बुरा है। देखिए, आप जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी कुंडली में 100% 8th हाउस या 8th हाउस लॉर्ड या राहु कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहा है। तो ही आप चाहे फ्री की क्लास में आए हो। बाकी लोग तो नहीं आए हैं ना। ग्रुप के अंदर मेरे ख्याल से 180-90 लोग हैं, पर आप 15-20 लोग ही आए हैं। क्यों आए हैं,
क्यों आए हैं? क्योंकि आपको मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने एक जो अभी क्लास 499 के अंदर क्लास डाली है, मैक्सिमम लोग जो मेरे को मैसेज डालते हैं बोलते हैं हमें फंड इशू है, मगर वो 499 रुपीज खर्च नहीं रहे हैं ये देखने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्यों? क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहे हैं। जब वो 10th हाउस को यूज ही नहीं करेंगे तो 11th हाउस से प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 10th हाउस ही है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हाउस है।